हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बातचीत करेंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध करने की नौबत क्यों आ गई और पहलगाम के अंदर जो अटैक हुए थे बी के लिए सुरक्षा जांच एजेंसियां ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर देश के अंदर इतनी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है, उसके बावजूद भी वो आतंकवाद अटैक कैसे हो गया, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ है वृद्ध कैप्टन मोहनलाल जी हैं, जो 32 साल सेना में सेवा दिए हुए हैं और उनका आर्मी से रिलेटेड काफ़ी अनुभव है। तो हम आज से बात करेंगे और आपके सामने सच्चाई क्या है वो आपके सामने हम पेश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। हेलो जी, राम राम। देखिए, सबसे पहले आपका नाम बताओ। मैं कैप्टन मोहनलाल जी, पूर्व सैनिक परिवार का यहाँ का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी अध्यक्ष हूँ। आपने जब कहा, मैंने आज तक देखा है किसी भी चैनल वाले को अपना इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि वो जो चाहते थे मैं नहीं देना चाहता था। श्री राम जी, जब आपने कहा, पहले भी आपने कहा है, क्योंकि मैं वो बताता हूँ जो सच्चाई होती है, चाहे वो किसी पार्टी को बुरा लगे, किसी जाति को बुरा लगे, धर्म को बारो लगे। मैं राष्ट्र से आदमी हूँ, राष्ट्र की बात करूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपने राष्ट्र के हित में बात करने की बात कही है। राष्ट्र हित में ही बात करना चाहिए, अपना धर्म है, राष्ट्र हित में बात करेंगे और सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सच्चाई नहीं पहुंचाएंगे लोगों के पास तो लोगों को क्या पता लगेगा। हम सच्चाई को छुपा लेंगे और झूठ परोस देंगे, लेकिन आप बिल्कुल सच्चाई बयां करने वाले हैं, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। चलो बात। पहलगाम से शुरू होता है मामला। पहलगाम का जो घटनाक्रम हुआ है वो पूर्णतः मौजूदा सरकार ने करवाया, नहीं भी करवाया तो जिम्मेवार वो सरकार है। इसका सबूत ये है, हमारे एरिया में जहाँ पे 3-3 सिक्योरिटियाँ लगी होती हैं, आर्मी होती है, बीएसएफ होती है और सीआरपी, तीनों होती हैं, वहाँ से सुई नहीं निकल सकती। वहाँ की जो चौकी थी 10 दिन पहले हटा दी जाती है। क्यों हटाएगी? उसके बाद जिस तरह से वो आए हैं, इतना लंबा चौड़ा पीरियड किया, एक एक को पूछ के, एक नहीं एक से लेके 26 लोगों तक उन्होंने बेरहमी से कत्ल कर दिया। हमारी देखो, कैप्टन साहब ने कहा है कि उन्होंने जाति पूछ करके एक एक को चुन के उन्होंने गोलियों से उड़ाया है। जाति धर्म पूछ के उन्होंने टारगेट किया। इसके पीछे भी कोई ना कोई राज है। जाति पूछ के ही उन्होंने क्यों किया? क्योंकि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता, फिर भी उन्होंने जाति पूछ के अटैक क्यों किया? इसी सिलसिले में सुनते हैं। मान लिया वो जो कुछ होना था हो गया। उसके बाद सरकार का काम था उसी टाइम पे जांच करती, किसने मारा है, कैसे मारा है, कहां से आए, क्यों आए। क्योंकि हमारी सिक्योरिटी, खास करके आर्मी की सिक्योरिटी बहुत तेज़ है, सब निकाल लेते हैं। उन्होंने उस जांच को नहीं किया। 11 दिन हो गए, क्योंकि वो सिर्फ उसका चुनाव का फ़ायदा लेना चाहते थे। लेकिन पूरे देश ने सवाल पूछा कि क्या हो रहा है, तब उनके पास एक ही रास्ता मिला कि इस मामले को हम युद्ध की तरफ ले जाएं और भुला दें। ज़रूरत कहाँ थी वहाँ युद्ध की? कौन सी ज़रूरत थी युद्ध की? और अगर थी तो फिर युद्ध को रोका क्यों गया? कदम कदम के ऊपर राजनीति खेल खेलते गए। लेकिन लोग कहते हैं कि ऊपर वाला या समय भी बलवान होता है। इस बार ये हर जगह पकड़े गए। उस चीज़ को मानते हुए जब इन्होंने उनकी जाँच ना करवा के आर्मी को ये कहा कि आप चुनो, तो आर्मी ने, मैं आज बताना चाहता हूँ, वैसे नहीं आना चाहिए। आर्मी के अंदर बहुत बड़ी अच्छी प्लानिंग होती है, जिसको कहते हैं रणनीति। उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बना ली थी और 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के 3 टुकड़े करते, पीओके हमले लेते, उधर 2 टुकड़े करते, प्रधानमंत्री को अरेस्ट करते, दूसरों को सत्ता सौंपते आर्मी को करके, हमारा हमेशा के लिए अच्छा काम हो जाता। लेकिन उन्हें वैसा ना करके ट्रंप के चक्कर में आके युद्ध विराम क्यों किया? क्यों युद्ध विराम किया? अगर किया भी तो करने के ठीक बाद में हमारी 10 तारीख तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। युद्ध विराम के बाद में हमारे 10-12 शहीद हुए, क्योंकि उसमें भी एक राजनीति थी कि अब आगे क्या करें क्या नहीं करें। देखो, इसके अंदर भी एक राज है, क्योंकि अमेरिका है, सभी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका को अपने हथियार सप्लाई करने होते हैं, अपनी मिसाइलें, अपने ड्रोन सप्लाई करने होते हैं। वो कमाई कर रहा है और जो छोटे देश हैं उनको आपस में लड़ा रहा है। उनकी रणनीति ये थी। बिल्कुल निश्चित यही है। पाकिस्तान को हथियार दिया, हमको हथियार दिया, पैसा ले लिया, दोनों को लड़ा दिया, फिर दोनों को हटा दिया। क्योंकि आगे कैसे करेगा? अगर अब फैसला हो जाता तो आगे अमेरिका का व्यापार बंद हो जाता। वही अमेरिका जिसको इंदिरा गांधी ने, या हिंदुस्तान की, अमेरिका का हथियार, मैं बता देना चाहता हूँ पूरा संसार,
नकली हथियार हैं पूरे, इनके कभी हथियार काम नहीं करते। अमेरिका के, रशिया के हथियार काम करते हैं। उन्होंने 7वां बेड़ा उतारा था, जिसको हमारी फौज ने अपने एक विजय टेंट से भगा दिया था। इसको बहुत धक्का था, लेकिन इस बार उसने 2 काम कर दिए। एक, हमारी सेना को कमज़ोर कर दिया। दूसरा, उसने इंदिरा गांधी से अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इनका बदनामी किया था उसका बदला ले लिया। जैसे कि 71 की लड़ाई में भी उसने धमकी दिया था, लेकिन उसने नहीं माना और कर दिया। उसके बाद 90 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने बुलाया था। क्या वो समझो, अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैं कहता हूँ भाजपा के लिए, उसने भी कह दिया मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ तक कि सुषमा स्वराज भाजपा की, उसने भी ये बात कहा था। जब देश का सवाल आता है वहाँ पार्टी नहीं होती। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि चुनाव के लिए ये पूरा का पूरा काम, मैं दृढ़ निश्चय से कहता हूँ, पूरा का पूरा बिहार चुनाव के ऊपर इनका निश्चित ये तरीका और कुछ नहीं। चुनाव ये जीते, जनता गरीब मरे, वो पाकिस्तान की मरे, हिंदुस्तान की मरे, आम जनता मरती है। मोदी अगर चाहता तो उनसे समझौता करता कि तुम्हारे उग्रवादी उनको रोको या क्या करता, नहीं होता तो लड़ाई करता। नहीं किया, लड़ाई की, चलो ठीक है, अच्छा किया, होना चाहिए। लेकिन फिर पीछे सरेंडर क्यों हो गया? वो भी अगर पाकिस्तान के साथ सरेंडर होता, हमारा साथी था, अमेरिका क्या सरेंडर हो गया? देखो कैप्टन साहब, इसमें मैं एक बात बता रहा हूँ कि हर बार ये युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान का चलता है, लेकिन ये बच्चों वाला खेल सा हो जाता, होकर के फिर रद्द हो जाता है। एक टूक जवाब एक बार में ही दे देना चाहिए इनको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो मीडिया के थ्रू बात जाना नहीं चाहना चाहिए, मैं बताता हूँ। हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर हमारी सिक्योरिटी होती है, वहाँ से उन्होंने कुछ चर्चा की है। उनको आश्वासन दिया है कि हम प्रधानमंत्री को अरेस्ट करेंगे, फौज को मनाएंगे, आपको भी काम करेंगे। यही नहीं, वहाँ पे भी हमारी कितनी बड़ी, जिन लोगों से कोई वायदा किया किसी बात का, अब आप सेना क्या जवाब देगी? सेना के जो जनरल हैं, बेशक उनको सरकार में इसलिए बात मान गए, लेकिन उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी, किस से मैंने दे क्या क्या बात किया था, उनकी क्या वहाँ बदनामी नहीं होगी? क्या उनकी बदनामी हुई है ना? आपने वीडियो सुना कि एक सैनिक ने कहा है, मैं शहीद, मुझे तुम गोली मार दो, मैं हारना नहीं चाहता, हम जीत के हार गए। निश्चित बात यह है कि हिंदुस्तान जीत करके हार गया और उसके जिम्मेवार केंद्र की झूठी सरकार है। हम जीत के हार गए, जीती हुई बाजी को उन्होंने बता दिया। बहुत बड़ी दुख की बात है। ये तो बहुत ही देश के लिए बहुत ही दुख की बात है और नुकसानदायक बात है, क्योंकि देश के अंदर इतने सारे जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। अमीर लोगों पे तो वैसे भी असर नहीं पड़ता है। गरीब हमेशा गरीब ही मरता है, गरीब ही नीचे दबता है हर चीज़ में। तो थोड़ा सरकार को इनके बारे में एक्शन लेना चाहिए। और बार बार में युद्ध करने से क्या फ़ायदा? बार बार युद्ध करेंगे तो देश को ही घाटा होगा, देश को नुकसान होता है। इससे अच्छा है उसको एक बार में, एक टुक में जवाब दे दिया जाए, बार बार लड़ाई ना करें। जो जितने लोगों को मारा था उनके गुनहगारों को तो पकड़ लाओ। चलो हाँ जी, अगर चलो माना कि एक के बाद एक गलती हो गई या बेवकूफ़ी हो गई या किसी लालच में कर लिया, लेकिन अब तो एक चीज़ तो अब भी बता दो मोदी जी, कि जो हमारे 26 आदमियों को जिनको बेरहमी से मारा गया था, वो भी टूरिस्ट को, अगर किसी दूसरे उनको मारा गया था, आप उनके गुनाहगारों को कब पकड़ोगे? उनको सज़ा कब दोगे? वो काम तो बताओ। अब इस विश्व युद्ध के बाद भी ये हो रहा है। सारे बच्चे जो हमारा मेरा दासी का जो शहीद हुआ था, उसके साथ उनके लोग आए थे, उन्होंने जो कुछ बताया मैं बताना नहीं चाहता। आज सेना में ही नहीं, पूरे देश की जनता, यहाँ तक कि मैंने कल मलसीसर में बीजेपी के खास आदमी से मिला हूँ, वो भी यही कह रहा है कि मोदी ने जीती हुई आज बाजी हार दी, मोदी देश के प्रधानमंत्री रहने के काबिल नहीं है। अब भी मोदी जी, अगर तुम्हारे थोड़ी बहुत शर्म है तो उन 26 आदमियों को बेरहमी से मारा था, उनके गुनाहगारों को तो पकड़ो, तुम उनको तो पकड़ो भाई, समझौता हुआ है। अगर उनको नहीं पकड़ते हो, लेकिन मैं वायदे से कहता हूँ, मोदी को सिर्फ कुर्सी और चुनाव के अलावा कुछ प्यारा नहीं है। दुनिया मरे, देश मरे, नेता मरे, अधिकारी करे, मीडिया मरे, गरीब मरे, किसान मरे, उनको सिर्फ चुनाव लड़ना है। फौजियों के नाम पे मौत को लड़ा करके चुनाव लड़ना है। ये बहुत बुरी बात है। लड़ना बंद करो मोदी जी, लड़ाना बंद करो। अच्छा मोहनलाल जी, आप ये बताओ कि आपने 32 साल सेना में नौकरी की है, तो आपका 32 साल का अनुभव कैसा रहा? देखिए, समय के साथ हो सकता है कुछ बदल गया हो। वो टाइम बहुत अच्छा था। कोई हमारी तरफ आंखें उठा, आपने पाकिस्तान को देखा, जहाँ जहाँ देखा, मैं सब लड़ाई में गया हूँ। सेना आज भी किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। सेना प्रधानमंत्री के अंडर नहीं आती है। प्रधानमंत्री सुन लो, सेना डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंडर होती है।
लेकिन आपने तो जब 61 को 71 का लड़ाई हुआ तब भी राष्ट्रपति से बात हुआ, प्रधानमंत्री और मानिक शाह से बात होकर लड़ाई हुआ था। आपने तो पूरी तरह से देश को, जैसे लोग कहते हैं कि सब कुछ बेच दिया, बेच नहीं दिया, इसने तो सेना को अपने कब्जे में कर लिया। राष्ट्रपति की होती है सेना, ये सेना का प्रश्न है। जहाँ सवाल आता है बॉर्डर का, सेना इसीलिए गार्ड नहीं देती है, चौकीदारी नहीं करती है, वो CRPF और दूसरी यूनिटें होती हैं, क्योंकि वो करेंगे तो वहाँ बदमाशियाँ होती हैं। एकमात्र देश के अंदर वो संस्था सेना है जहाँ कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती है। उनके हाथ में कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है जो उनका सेवा मुफ्त, हथियार मुफ्त, खाना मुफ्त, दवाई मुफ्त, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद तो सम्मान, रैंक, सम्मान, पेंशन में भी ऑफिसर्स को सब कुछ दे के खुश करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए वो किया है। सेना के ऊपर भी मोदी पूर्णतः हावी हो गया, राजनीति कर रहा है, और जहाँ सेना में राजनीति चलेगी वो कामयाब नहीं हो सकते, जैसे कि अभी हुआ। अच्छा जी कैप्टन साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने इतने 32 साल सेना में सेवा दी है, और अभी आपको रिटायर हुए कितने साल हो गए? मेरे को रिटायर होके भी 32 साल हो गए हैं। 32 साल। अभी जो आप 32 साल नौकरी की सेना के अंदर, तो आपने 32 साल के अंदर जो युद्ध देखे, कितने युद्ध देखे? मैंने तमाम युद्ध देखे सब। उसके अंदर 1971 वाला भी था क्या? 1971 वाले में आपको पता है, पूरा झुंझुनू जानता है, मुझे सम्मानित भी किया गया है। काद्यान, जनरल राज काद्यान 1971 के अंदर एक मेजर, यानी एक मेजर था, उसमें एक कंपनी कमांडर था, जानता था, वहीं से मेरी जान पे, मैं वहाँ पे था। वहाँ की लड़ाई की बात बताऊँ, वहाँ की जो लड़ाई लड़ी थी अब बता देता हूँ, वहाँ की आगे की नहीं बताना चाहिए। वहाँ जिस तरह से प्लानिंग से लड़ाई लड़ी थी, उसी प्लानिंग से ये लड़ाई होनी थी। अब वहाँ की प्लानिंग ये थी, इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को कहा कि भैया ये हमारे ऊपर बड़ा दुश्मन हो रहा, ऊपर से जहाज़ आते हैं, 2 पाकिस्तान हो रहे हैं, इनका कैसे निपटारा किया जाए। मानिक शाह ने कहा मुझे 15 दिन दो। मानिक शाह ने 15 दिन लिया, 15 दिन अपनी फ़ौज से बात किया। आर्मी की आपको एक और बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा आर्मी की सिक्योरिटी भी विदेशों में होती है, हमारे आदमी, क्योंकि आर्मी के, तो उन्होंने ये तय किया कि हम किस तरह से इस युद्ध को लड़ें। तो हमारे वहाँ जो भी इंटेलिजेंस वाले थे उनसे सबसे बातें हुई, प्लानिंग बनी, और प्लानिंग ये तय हुआ कि बांग्लादेश के लोग हमारे साथ होंगे, हम उनके साथ होंगे, अंदर जाएंगे। उस टाइम पर उस सेना का मुक्ति वाहिनी सेना नाम रखा गया। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, हम लोग सिविल ड्रेस में रहे थे, सिविल ड्रेस में उनके कुछ लोग हमारे साथ थे, हमारे अपने साथ थे। उनकी फ़ौज बदमाशी कर रही थी, जनता नहीं कर रही थी, जैसे अभी यहाँ पाकिस्तान, वो जनता हमारे साथ थे। हम लोगों ने मिल करके, इसीलिए कैजुअल्टी नहीं हुआ कि वो लड़ाई का भी एक प्लानिंग होता है, जैसे 71 में प्लानिंग थी, बिना नुकसान के इतना बड़ा काम करके उनको आज़ाद करवा के जो आए थे, वो इसीलिए कि हम मिल के, लड़ाई भी आजकल दुश्मनी मिल के होता है, यही प्लानिंग पाकिस्तान में बन चुकी थी, ये प्लानिंग बन चुकी थी। लेकिन इन्होंने, हरामजादों ने फेल कर दिया। पाकिस्तान के टुकड़े होते थे। बांग्लादेश वाली लड़ाई ये थी, उसने 2 टुकड़े किए थे इंदिरा ने, अभी 3 टुकड़े होने थे। ये हमारी सेना का बहुत बड़ा प्लानिंग है। सेना को लड़ाई के बारे में, हिंदुस्तान की सेना वर्ल्ड में नंबर 1 है। अच्छा, आप लास्ट टॉपिक में लास्ट बात बता दीजिएगा कि अभी जो ये युद्ध हो रहा था, इसके बारे में क्या करना चाहिए, और हमारे जो युवा शक्ति है और मिलिट्री के जो जवान हैं उनको, और हमारे हेलो झुंझुनू यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल आपको, जिन्होंने सच्चाई किया। यहाँ झुंझुनू के नहीं, पूरे भारत के युवा जो शक्ति थी, जिनके हाथों में आने वाला समय आना, पूरे भारत की शक्ति का, जवान का, वो किसी जाति या पार्टी का नहीं, हर व्यक्ति ये चाहता था कि पाकिस्तान के साथ 2 हाथ कर लेना चाहिए, बीमारी को मेटना चाहिए। सब साथ थे। कुछ चैनल वालों ने ज़रूर गड़बड़ी किया, उसमें आप नहीं है, इसका सबूत मैं देता हूँ। कोई भी चैनल पे मेरा आज तक वक्तव्य नहीं आया। उन्होंने बुलाया था, क्यों नहीं आया? कि वो जो भाषा बोलने चाहते थे उस टाइम नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई के टाइम। आपको इसीलिए मैं वक्तव्य दे रहा हूँ। बाकी आर्मी ने बॉर्डर के ऊपर 2 लड़ाइयाँ लड़ी, एक दुश्मन से और दूसरा मीडिया वालों से। जैसे मीडिया वाले से मैं आज पूछना चाहता हूँ, अफवाह फैला के तो हमको, आज क्या लाहौर पे हमारा कब्जा है? वो तो लाहौर पे कब्जा दिखा रहा था उस टाइम, लड़ाई तो वो लड़ रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई के टाइम पे हमने भी कभी कुछ नहीं, जब सेना की लड़ाई होती है उसके अंदर सरकार या मीडिया वहाँ क्या हो रहा, कब होगा, ये नहीं देना चाहिए।
यहाँ के मीडिया वाले ने उसका बुराई भी किया है। वो छाप रहा है कि हमारा जवान रोते हुए अब बड़ी खुशी से अपने माँ बाप से तिलक करा करके छुट्टी काट के लड़ाई में वापस जा रहा है। वो उसने बहुत गलत काम किया है। उसका उदाहरण देता हूँ, वही लड़का, दुश्मन को तो पता चल गया, उसने वो ट्रेन के पास जाएगा, उस लड़के को पकड़ेगा, दोस्ती करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, मारेगा, उसकी ड्रेस ले लेगा, उसके पूरे आइडेंटिटी कार्ड ले लेगा। वो ड्रेस पहन करके हमारे झुंझुनों में आके कितनी बर्बादी कर देगा, क्योंकि हमको ड्रेस देगा, नहीं करेगा क्या? तो इसलिए मीडिया बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं, जो कुछ मीडिया वालों ने बताया। आपने नहीं, आपका तो अच्छा रहा, मैं बराबर इसीलिए मैं बाकी मीडिया को मैं आपके थ्रू बता देना चाहता हूँ। किसी को मैंने आज तक, कईयों ने कहा, पहली बार आज तक ये इसलिए दिया कि एक तो लड़ाई ख़त्म हो गई है, अब हमको जो लड़ाई के टाइम में, दूसरा ये कि वो बातें जो हमारे को नुकसान पहुंचा दे, सिक्योरिटी लीक हो, वो नहीं बतानी चाहिए कभी। जैसे अभी भी मैंने बताया कि हम बांग्लादेश की प्लानिंग पे वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, ये तो नहीं बताया कि वहाँ किससे मिले थे क्या, क्योंकि जब हमारी सिक्योरिटी लूज़ हो जाएगी हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो दोस्तों, कैप्टन साहब ने जो बातें बताई, उन बातों में और देश के अंदर जो अभी हो रहा है फ़िलहाल, उसमें कितनी सच्चाई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और दोस्तों, कैप्टन साहब का 32 साल का अनुभव, इन्होंने जो बात बताई वो बिल्कुल सच्ची बात है लग रहा है, लेकिन फिर भी हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल इसकी सहमति नहीं करता है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमारे को इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पास अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई जानकारी है तो हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।